नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज कोड में। आज हम ईवीएस के पीवाईक्यू सीरीज को लेकर आए हैं, जिसमें हम 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी यूपीएससी में ईवीएस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम पूरा डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके पहले हमने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स को ले रखा है पीवाईक्यू सीरीज में, जैसे पॉलिटी का हो गया, ठीक है, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। इन सबको काफ़ी डिटेल वे में कवर कर रखा है हमने। ठीक है। आज हम ईवीएस का कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 2011 का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या इसमें पूछ रहा है, देखो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी को कॉन्टेक्स्ट में बताना है। देखो क्या पूछा है, मरीन अपवेलिंग जोन आर इम्पॉर्टेंट एज दे इंक्रीज मरीन प्रोडक्टिविटी बाय ब्रिंगिंग द मरीन अपवेलिंग जो जोन्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वह इंक्रीज करते हैं मरीन प्रोडक्टिविटी बाय ब्रिंगिंग द, क्या ऐसा चीज लाते हैं जिसकी वजह से मरीन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। मरीन अपवेलिंग जोन क्या होता है, देखो, ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें जो डीप साइटेड और जो कोल्ड वाटर होते हैं ना, वह ऊपर की तरफ आते हैं। लेट्स से दिस इज ओशियन, दिस इज सरफेस ऑफ द ओशियन। ठीक है। ये जो डीप वाटर है बेसिकली ये ऊपर की तरफ आते हैं। ठीक है, मरीन अपवेलिंग जोन में। यह होता क्यों है आगे प्रोसेस में देखेंगे। तो बोला यही है कि जब ये ऊपर आते हैं तो मरीन की जो प्रोडक्टिविटी है वह सिग्निफिकेंट लेवल पे राइज कर जाती है। ठीक है। क्या रीजन है, ऑप्शन दे रखा है, डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, मतलब ब्रिंगिंग डिकम्पोजर माइक्रो, जो यहाँ पे डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको सरफेस पे लाता है। देखो ऐसा एक्टिविटीज बेसिकली हमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस, जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं उसको सरफेस पे लाता है। देखो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है। हाँ, न्यूट्रिएंट्स को सरफेस पे लाता है। चलो थर्ड वाला ऑप्शन देख लेते हैं, बॉटम डिवेलिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं बेसिकली उनको सरफेस पे लाता है। भाई उनको सरफेस पे लाके क्या करेगा, वे सरफेस पे बेसिकली नहीं होते आते, क्योंकि उनका नेचर कोल्ड वाटर में रहने का होता है। तो दैट्स वाई ऊपर जो होता है ना थोड़ा गर्म होता है, वो ऊपर आते नहीं है। ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो मोस्ट फेवरेबल ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस, जिसकी वजह से यहाँ पे फिशिंग की एक्टिविटीज इंक्रीज होती है। जो फिश होते हैं ना उसको खाने आ जाते हैं बेसिकली, तो जो फिशरमैन होते हैं उनका काफ़ी बेनिफिट होता है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखो देखो ऑप्शन नंबर बी, मरीन अपवेलिंग ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस। अपवेलिंग देखो क्या होता है, देखो इसमें यह एक काइंड ऑफ प्रोसेस है जिसमें जो डीप एंड क्या है कोल्ड वाटर है ओशियन का, वह कहाँ करते हैं, राइज करते हैं टुवर्ड्स द सरफेस, सरफेस की तरफ कहीं ना कहीं आते हैं। ये प्रोसेस होता क्यों है, लेट्स से जैसे फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इज ओशियन सरफेस। ठीक है। क्या होता है, जो हवाएं चलती है ना, जो हवाएं चलती है सपोज दैट यहाँ पे हवाएं चलती हैं काफ़ी रैपिडली में, जब रैपिड वे में चलती हैं, काफ़ी तेज़ी से जब चलती हैं, तो इस सरफेस का जो वाटर है ना उसको बहा ले जाती हैं। जिस डायरेक्शन में भी चलती है उस डायरेक्शन में बहा ले जाती है। तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, मतलब एक जगह क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से जो नीचे के वाटर होते हैं या ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो इसे हम मरीन अपवेलिंग जोन बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो, विंड ब्लोइंग अक्रॉस द ओशियन सरफेस, विंड जो ब्लो कर रहे हैं अक्रॉस द ओशियन सरफेस पुशेस द वाटर अवे, जो सरफेस वाटर होता है ना उसको पुश कर देते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, फिर जो नीचे के वाटर्स होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऊपर आते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद वाटर देन राइज अप फ्रॉम बेनेथ, जो नीचे से टू द सरफेस टू रिप्लेस द वाटर दैट वर पुस्ड अवे। ठीक है। तो प्रोसेस इज नोन एज क्या, अपवेलिंग जोन। ये जनरली अगर हम देखें तो इक्वेटर पे होता है बेसिकली, हमें ज़्यादा ऑब्जर्व करने को मिलता है इक्वेटर पे। दैट्स वाई जो पेरुवियन कोस्ट है ना, साउथ अमेरिका के जो वेस्ट में है, वहाँ पे जो अपवेलिंग जोन है वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव फिशरीज बेसिकली वहाँ पे होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड के। बट अगर देखें तो ड्यूरिंग इलेनो क्या होता है, लालिना इलेनो आपने पढ़ा ही होगा, अपवेलिंग वीकेंड हो जाते हैं वहाँ पे जो पेरुवियन कोस्ट है, जिसकी वजह से फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी वह कमी हो जाती है उसमें, जिसकी वजह से जो फिशिंग की प्रोडक्शन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। और इसके बाद क्या था हमारा स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, एट अपवेलिंग जो नो सच मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व, दे वुड रिमेन एट देयर पोजीशन। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट की बात की थी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट में, वह गलत है क्योंकि ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, वह स्टेबल होते हैं बेसिकली अपने पोजीशन पे।
सेकेंड वाला, डीप ओशियन वाटर ड्यूरिंग अपवेलिंग इज यूजुअली एक्सट्रीमली कोल्ड and nutrients rich. We frequently find very productive water in upwelling location as a result. ठीक है, काफ़ी कोल्ड होते हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं और कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, जिसकी वजह से ये हो क्या रहा है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं जिसकी वजह से जो फिशिंग की प्रोडक्टिविटी है काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे इंक्रीज कर जाती है वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, इफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड it does not regenerate quickly as compared to tropical deciduous forest. This is because बोल रहा है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, जैसे अर्थ हो गया, इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, तो यहाँ पे जो बेसिकली फॉरेस्ट होते हैं तो उसे हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है, इसलिए ये ट्रॉपिकल एरिया हो गया, थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है, इसलिए रेन फॉरेस्ट बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, अगर यह रिमूव हो जाता है किसी कारणवश, किसी भी रीजन की वजह से रिमूव हो जाता है, तो क्विकली रीजनरेट नहीं कर पाता, जैसे हमें ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, ऑप्शन बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे द सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज डिफिशियंट इन न्यूट्रिएंट्स। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे हाई रेनफॉल की वजह से ना जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो लीचेज आउट हो जाते हैं, मतलब बह जाते हैं एक तरह से, और या एक तरह से काफ़ी डीप चले जाते हैं सॉइल में, उसमें अर्थ में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स होती है ना रेन फॉरेस्ट में, वह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब न्यूट्रिएंट्स होते ही नहीं, बचते ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर किसी रीजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, तो वह रीजनरेट नहीं कर पाते क्विकली। फिर उसके बाद क्या है सेकेंड वाला, प्रोपाग्यूल्स ऑफ द ट्री इन द रेन फॉरेस्ट है पुअर वायबिलिटी। अभी देखते हैं इसको आगे क्या है। ठीक है, द रेन फॉरेस्ट स्पीसीज आर स्लो ग्रोइंग। देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है, दे आर फास्ट ग्रोइंग। ठीक है, सनलाइट के कंपटीशन के लिए दे ग्रोइंग वेरी रैपिडली। ठीक है, काफ़ी फास्टली वो ग्रो करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, ऑप्शन दे रखा है एक्जोटिक स्पीसीज इन्वेड द फर्टाइल सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। देखो अगर यहाँ पे बात करें एक्जोटिक स्पीसीज इन्वेड, ये तो सही है, एट सम एक्सटेंट दिस इज राइट बेसिकली स्टेटमेंट, बट यहाँ पे जो फर्टाइल सॉइल मेंशन किया है ना, दिस इज रॉन्ग। भाई सॉइल फर्टाइल होता ही नहीं है, जब सॉइल ही नहीं फर्टाइल रहेगा तो कहाँ से एक्जोटिक स्पीसीज कहीं इन्वेट करेंगे उस सॉइल को, इन्वेट तो करते हैं, बट दिस इज बेसिकली ये वर्ड जो देखा ना दे रखा ना फर्टाइल सॉइल, ये गलत है, फर्टाइल सॉइल नहीं होता है रेन फॉरेस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वह सही है। बी वाले में क्या था, जो प्रोपागुल्स होते हैं ना, ये बेसिकली एक क्या होता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि जो एक कोई ट्री है, ठीक है, इसमें से कोई पार्ट अलग हो गया, इस ट्री में से कोई पार्ट अलग हो गया और खुद का एक कहीं न्यू प्लांट को बना लिया। ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है, तो बोल रहा है प्रोपागुल्स ऑफ द ट्री इन रेन फॉरेस्ट है वेरी पुअर वायबिलिटी। देखो ऐसा कुछ नहीं है, आगे देखते हैं इसके पूरे एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है, द हाई वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लीचेज आउट द मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल एंड मेक द सॉइल वर्चुअली यूजलेस एंड न्यूट्रिएंट्स डेफिसिट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पजेस। ठीक है, जो हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर रेनफॉल होता है बेसिकली ट्रॉपिकल एरियाज में, इसकी वजह से क्या होता है न्यूट्रिएंट्स लीच आउट हो जाते हैं, मैंने बताया था, जिसकी वजह से जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, प्रोपोगल्स in a vegetative is a vegetative structure that can become a detached from the plant and give rise to new plant। ठीक है, जैसे बर्ड्स हो गया, सकर्स हो गया, स्पोर्स हो गया। ठीक है, सीड बियरिंग जो होता है ना, प्लांट्स बेसिकली बात कर रहा है, सीड बियरिंग जो प्लांट्स होते हैं आर द मोर सिग्निफिकेंट देन प्रोपागुल्स इन द रेन फॉरेस्ट। सीड बियरिंग प्लांट्स जो सीड को बियर करते हैं, मतलब सीड प्रोड्यूस करते हैं, वह प्लांट्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं रेन फॉरेस्ट में। ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट है। इन द रेन फॉरेस्ट द प्लांट स्पीसीज जनरली compete विथ ईच अदर। मैंने बताया ना कि वह एक दूसरे से compete करते हैं, किसके लिए, सनलाइट के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, दे ग्रो सो फास्ट दैट दे रैपिडली कंज्यूम द न्यूट्रिएंट्स। कहाँ से, डिकम्पोज्ड लीफ लिटर, जो डिकम्पोज्ड पत्ते होते हैं ना, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको कंज्यूम करते हैं काफ़ी रैपिड वे में, जिसकी वजह से दे ग्रो सो फास्ट। ठीक है, एज ए रिजल्ट मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर कंटेन्ड इन ट्री एंड अदर प्लांट्स रेदर देन सॉइल।
मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ट्री में प्रेजेंट होते हैं या फिर किसी अदर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं रेदर देन सॉइल में, सॉइल के उसमें, ठीक है, सॉइल से ज़्यादा बेसिकली बातें कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, दो जो एक्जोटिक स्पीसीज इन्वेसिव स्पीसीज आर द थ्रेट टू रेन फॉरेस्ट। ऐसा देखा गया जो एक्जोटिक इन्वेसिव स्पीसीज, देखो एक्जोटिक इन्वेसिव स्पीसीज क्या होता है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया का नेटिव नहीं है बेसिकली, वो एंडेमिक नहीं है, किसी दूसरे जगह से आए हैं, ठीक है, उस एरिया में वो थ्रेट क्रिएट करते हैं रेन फॉरेस्ट। जैसे मोस्ट प्लांटेशन क्रॉप लाइक रबर हो गया, पाम हो गया, ठीक है। बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट रेन फॉरेस्ट सॉइल इज हैवली लीच्ड, न्यूट्रिएंट डेफिसिट एंड दस लेस फर्टाइल। वहाँ पे काफ़ी हाई फर्टाइल की बात की गई थी ना, हाई फर्टाइल की बात की गई थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है रेड डाटा बुक, जो कि पब्लिश किया जाता है IUCN, International Union for Conservation of Natural and Natural Resources, contain a list of, मतलब क्या है, ये जो रेड डाटा बुक है इसमें क्या कंटेंट होता है, मतलब किस चीज़ का लिस्ट कंटेंट होता है। यहाँ 3 लिस्ट दे रखा है, ठीक है, इसमें से बताना हमें तीनों होता है या एक होता है या दो होता है। देखो, इंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। मतलब इंडेमिक प्लांट्स क्या होते हैं, इंडेमिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो आपको किसी दूसरी जगह पे नहीं देखने को मिलेंगे, आपको उसी पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेंगे, उसी पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज होते हैं ना, प्रेजेंट होते हैं बायोडाइवर्सिटी, उसके लिस्ट को रखता है। दिस इज रॉन्ग, उसके लिस्ट को नहीं रखता है। फिर उसके बाद सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। इसमें बोल रहा है कि ऐसे प्लांट प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज जो थ्रेटेंड है, मतलब किसी रीजन की वजह से वह उनके पॉपुलेशन में बेसिकली डिग्रेड देखी जा रही है, उनकी पॉपुलेशन में गिरावट देखी जा रही है, और वह काफ़ी रैपिडली उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है। तो उसे हम थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि उसके लिस्ट को कंटेन करता है, जी हाँ, इसके लिस्ट को कंटेन करता है। थर्ड वाला ऑप्शन, प्रोटेक्टेड साइट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज। देखो यार, प्रोटेक्टेड साइट वगैरह को या कहीं ना कहीं लिस्ट वगैरह में उसमें नहीं रखता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, रेड डाटा बुक कंटेन द लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट है, ठीक है। जो IUCN रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटेंड स्पीसीज है इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी of the global conservation status of plant and animal species, which is grouping in three categories: critically endangered, endangered and vulnerable। मतलब क्या है, जो थ्रेटेन स्पीसीज का रेड डाटा लिस्ट में बेसिकली मेंशन्ड है, वह मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको कवर किया गया है, जो थ्रेटेंड स्पीसीज एंड प्लांट बेसिकली एनिमल एंड प्लांट के दोनों के हैं, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसे बेसिकली 3 कैटेगरी में रखा गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड एंड वनरेबल। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट है कि IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी डिफाइन द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ द स्पीसीज एसेस्ड, ठीक है, लिस्ट डिफाइन करता है जो स्पीसीज एक्सटेंशन के कगार पे हैं, ठीक है। 9 कैटेगरी एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉट इवेल्युएटेड। नॉट इवेल्युएटेड मतलब क्या है, बेसिकली कोई अभी डाटा उसका प्रेजेंट नहीं है, कोई इवेल्युएशन उसका नहीं किया गया है, ठीक है। टू एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब पूरा खत्म हो गया, उनकी किसी एक मेच्योर इंडिविजुअल भी नहीं बचा है उसमें, ठीक है। एमंग दीज 9 कैटेगरी अगर हम देखें तो कहाँ क्या क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो इंडेंजर्ड एंड जो वनरेबल स्पीसीज आर कंसिडर टू बी थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन। नॉर्मल भाषा में समझे तो वह अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही था, रेड डाटा लिस्ट में क्या होता है, जो थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज होते हैं ना, वह इंक्लूडेड होते हैं उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सितु मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ द फ्लोरा। इसमें ये ऑप्शन दे रखा है, इसमें बोल रहा है कि इन सितु मेथड इनमें से कौन सा नहीं है। अब इसको देख लेते हैं, इन सितु होता है, एक एक्स सितु होता है। इन सितु में क्या है, जो एनिमल्स है ना, उनको उसके नेचुरल हैबिटाट में ही प्रोटेक्ट करना। सपोज दैट कोई भी एनिमल है किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है ना, वो उसको वहीं पे उसको फूड प्रोवाइड कराना, उसको मेडिसिन प्रोवाइड कराना, अगर कोई डिजीज उसमें देखी गई तो उसे उसको क्योर कराना, ठीक है। तो
इसे हम इन सितु मेथड बोलते हैं कि जो स्पीसीज का प्रिजर्वेशन है ना उसकी नेचुरल हैबिटेट में ही किया जाए, उसको कहीं अलग जगह लेके ना जाया जाए। एक्स सितु में क्या होता है, उसको वहाँ से उठा लिया जाता है, किसी दूसरे एरिया में किसी दूसरे जगह उसको ले जाके पहले प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको छोड़ा जाता है। मतलब एक सेतु का मतलब यही है कि दूसरी जगह ले जाके किसी एनिमल को, किसी अदर स्पीसीज को ट्रीट करना, ठीक है, उसको प्रिजर्व करना, ठीक है। तो बेसिकली इन सेतु में क्या है, उस पर्टिकुलर एरिया नेचुरल हैबिटेट में उसको ट्रीट करना, मतलब उसको कंजर्व करना, और एक्स सेतु में उसको वहाँ से ले जाके दूसरी जगह कंजर्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमारे तीनों इन सितु में आते हैं, ठीक है, इन सितु में आते हैं। बट ये जो बॉटेनिकल गार्डन है ना, ये इन सितु नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि नॉट पूछा है, नॉट ए साइट फॉर इन सितु मेथड फॉर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा, ठीक है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए बॉटेनिकल गार्डन, एक्स सितु कंजर्वेशन, इन सितु कंजर्वेशन। एक्स सितु में क्या होता है, एक्स सितु कंजर्वेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अवे फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट। मतलब उसका जो नेचुरल हैबिटेट होता है ना, उससे बाहर ले जाके उसको प्रिजर्व करना, मतलब उसको कंजर्व करना, ठीक है। Here, the zoological or botanical park are the place where animal and plants are raised to or grow. Botanical garden, zoological park हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, सीड बैंक हो गया, बॉटेनिकल हॉर्टिकल्चर हो गया, रिक्रिएशनल गार्डन हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इन सितु में क्या होता है, कंजर्वेशन रिफर्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं उसको कंजर्व करना। यहाँ पे नेचुरल जो हैबिटेट है वहाँ से अवे ले जाकर, मतलब वहाँ से दूर ले जाकर उसको प्रिजर्व करना, यहाँ पे उसके नेचुरल हैबिटेट में उसको कंजर्व करना, ठीक है। इसमें देखो तो क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं, जैसे नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरीज हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ठीक है, नेचर रिजर्व हो गया, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड एरिया हो गया, प्रिजर्वेशनल प्लॉट्स हो गए, रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली, अगर आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मैच करके पूछ लेगा, जैसे इसमें पूछा है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको याद रखे रहो, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो ना, एक रिपीट कर लो, एक स्टिकी नोट्स पे लिख कर, फिर उसके बाद आपको याद रहेगा लंबे टाइम तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं। Three of the following criteria have contributed to the recognition of Western Ghats, Sri Lanka, Indo-Burma region as the hot spot of biodiversity. इसमें ऐसा कौन सा 3 क्राइटेरिया है जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट को रिकॉग्नाइज करने में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इस क्राइटेरिया आपको बताना है। यहाँ पे दे रखा है स्पीसीज रिचनेस। देखो स्पीसीज रिचनेस तो है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में कितना स्पीसीज रिचनेस है, मतलब कितनी स्पीसीज में डाइवर्सिटी देखी गई है, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। वेजिटेशन डेंसिटी, देखो वेजिटेशन डेंसिटी तो बेसिकली नहीं है, ठीक है। इंडेमिज्म, उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीसीज इंडेमिक है, मतलब किसने उसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही होगा, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर। अब उसके बाद इथनो बॉटेनिकल इम्पोर्टेंस, यह गलत है यार, इथनो बॉटेनिकल इम्पोर्टेंस क्या नहीं। फिर उसके बाद पांचवा है थ्रेट परसेप्शन, मतलब कितना थ्रेट को फेस कर रहे हैं वह पर्टिकुलर एरिया में, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही पूछा था, देखो पहला सही है, थर्ड सही है, फिफ्थ सही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे सिक्स्थ वाला क्या पूछा है, एडेप्टेशन ऑफ द फ्लोरा फाउना टू वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, दिस इज रॉन्ग। इससे उसको मतलब ही नहीं है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखो स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। स्पीसीज रिचनेस एंड इंडिविज्म इज द वन ऑफ द मोस्ट क्राइटेरिया बेसिकली है, जो कि एटलीस्ट 50 स्पीसीज को कहीं ना कहीं उसमें होना चाहिए, जो कि इंडेमिक होने चाहिए, उस पर्टिकुलर एरिया में इंडेमिक होने चाहिए, कितनी 1500 स्पीसीज, ठीक है। फिफ्थ वाला करेक्ट है, डिग्री ऑफ थ्रेट इज ऑल्सो ए मेजर क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, ठीक है। क्या होना चाहिए, इट हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% इट ओरिजिनल हैबिटाट्स। अगर अदर वर्ड में देखें, इट मस्ट बी थ्रेटेंड, थ्रेटेंड होना चाहिए, ठीक है। 2, 4, 6 आर इनकरेक्ट, आर द नॉट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर करना स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है। अब पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, ऊपर जो स्टेटमेंट दे रखा है उसमें से कौन सा करेक्ट है बेसिकली ये बताना है, ठीक है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लैटिट्यूड्स एज कम्पेयर टू हायर लैटिट्यूड्स, ठीक है। मतलब क्या है बेसिकली, जैसे दिस इज इक्वेटर, ठीक है,
ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ये पोल हो गया, बेसिकली दोनों, ठीक है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे इस सब एरियाज में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इस सब एरियाज के, ठीक है। देखो ये ऑप्शन हमारा सही है। जो लोअर लैटिट्यूड्स होते हैं ना, वहाँ पे हमें जनरली ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। फिर क्या पूछा है, along the mountain gradients biodiversity is normally greater in the lower altitudes as compared to higher altitudes। माउंटेन्स क्या होता है, जो देखो बोल रहा है कि ये जो लोअर एल्टीट्यूड्स होते हैं ना, यहाँ पे हमें ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू हायर एल्टीट्यूड। जैसे लद्दाख उद्दाख रीजन में हमें कम देखने को मिलेगी, और जो वहीं उत्तराखंड हो गया, फिर उसके बाद नियर बाई एरियाज होते हैं ना, हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। देखो ऑप्शन नंबर बी भी सही हमारा। तो जो सी ऑप्शन है बेसिकली ये हमारा करेक्ट रहेगा, बोथ 1 और 2 सही आंसर है, ठीक है। देखो डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं ना, वैसे वैसे स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है ना, मतलब जैव विविधता जो बेसिकली है, वह हमें कम देखने को मिलती है पोल्स की तरफ, ठीक है। अब जो एलिवेशनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट्स है, ये क्या है, एक इकोलॉजिकल पैटर्न है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वो चेंज होती है जैसे जैसे हम एलिवेटेड लैंड्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमें जो बायोडाइवर्सिटी है हमें उसमें डिक्रीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कुछ अदर भी इंफॉर्मेशन आप इसको पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिक ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। कैसे जो बायोडाइवर्सिटी है ना, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले करती है। बेसिकली क्वेश्चन ही पूछा है, इसमें करेक्ट आंसर को बताना है। ऑप्शन है, स्टेटमेंट फर्स्ट है सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही तो है, सॉइल फॉर्मेशन। इससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, हम एग्रीकल्चर करते हैं, हमारे लिए फूड कहीं ना कहीं हम क्रॉप को उगाते हैं जिससे हम अपना खुद का नर्चर कर पाते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, यह भी ठीक है, क्योंकि वेस्ट को अगर रिसाइकिल नहीं करेगा तो ऐसे पॉल्यूशन होगा, फिर हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसको थ्रेट हो सकती है। फिर पॉलिनेशन ऑफ द क्रॉप, पॉलिनेशन क्रॉप का करता है, जिससे वजह से और बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, हमें बहुत सारे फूड वगैरह मिलते हैं, ठीक है। बेसिकली जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखो सर्विस प्रोवाइड बाय बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड नंबर ऑफ नेचुरल सर्विसेज फॉर ह्यूमन इकोसिस्टम सर्विस, सॉइल फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट्स स्टोरेज एंड रिसाइकलिंग, पॉल्यूशन ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन, जो पॉल्यूशन होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, करता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट स्टेबिलिटी, जो क्लाइमेट हमारा अनस्टेबल हो रहा है बेसिकली उसको कहीं ना कहीं स्टेबल करता है। मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम को मेंटेन करता है, ठीक है। रिकवरी फ्रॉम अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स, जो अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं उससे रिकवरी करता है, जैसे मैंग्रोव ट्री होता है, सुनामी के टाइम पे प्रोटेक्ट करता है नेचुरल हैबिटाट्स, जो हमारा बेसिकली हम हमारे घरों वरों को प्रोटेक्ट करता है ना, क्योंकि जो तेज हवाएं होती हैं वो आने अंदर नहीं आने देता है, कहीं ना कहीं जो जो विसिनिटी होता है मतलब अर्थ लैंड का, उस पे ही रोक लेता है, उसी पे मैंग्रोव्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। फिर बायोलॉजिकल क्या करता है, मेडिसिन हमें प्रोवाइड करता है, वुड प्रोडक्ट्स देता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स देता है, ब्रीडिंग स्टॉक्स देता है, डाइवर्सिटी इन जीन्स स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ये भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सोशल सर्विसेज क्या होता है, रिक्रिएशन एंड टूरिज्म को बढ़ाता है, कल्चरल वैल्यू को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी सर्विसेज हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 8 क्या पूछ रहा है, हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पीसीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फेनोमेना। क्या है कि जो हमारा हिमालयन रेंज है ना, वह काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें स्पीसीज जो है ना काफ़ी रिच देखी गई हैं। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। इट हैज़ हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट लग्जरियंट वेजिटेटिव ग्रोथ, देखो यह नहीं है, ठीक है। इट इज़ कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स, ये ऑप्शन हमारा सही है। हम डिफरेंट डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स को देखते हैं, जैसे जैसे इंडो वर्मा वाला हो गया रीजन, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर सी क्या बोला है, एक्सोटिक एंड इन्वेजिव स्पीसीज हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन, दिस इज रॉन्ग। इट हैज लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस, गलत है यार, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये एक्सप्लेनेशन को देखते हैं।
Being a confluence of different biogeographical zones, Himalayan range are very rich in species diversity, ठीक है। बायोजियोग्राफिकल जोन की वजह से कहीं ना कहीं हमें जो वहाँ पे स्पीसीज है ना उसमें रिचनेस देखने को मिलती है। बायोजियोग्राफिकल जोन्स देखो, द कैटेगराइजेशन ऑफ इंडिया इनटू बायोजियोग्राफिक रीजन इज नोन एज बायोजियोग्राफिक classification, the study of geographics and geological distribution of biological species, animal and ecosystem is known as biogeography, ठीक है। जो स्टडी होता है बेसिकली, ठीक, और जो जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, स्पीसीज का, एनिमल का एंड इकोसिस्टम का, उसे हम बायोजियोग्राफी बोलते हैं। अगर देखें तो 10 बायोजियोग्राफी जोन्स इंडिया में हैं। जैसे हो गया ट्रांस हिमालय, हिमालयन जोन, डेजर्ट हो गया, सेमी एरिड हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, डेक्कन प्लाटू हो गया, गंगेटिक प्लेन हो गया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया हमारा, कोस्टल जोन हो गया, आइलैंड्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बायोजियोग्राफिक जोन्स में आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हिमालय रेंज है वो रिच होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू माइक्रो इरिगेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। माइक्रो इरिगेशन के रिस्पेक्ट में हमें जो स्टेटमेंट दे रखा है इसको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स लॉस कैन बी रिड्यूस, इट इज द ओनली मीन ऑफ इरिगेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग, ओनली मीन, एक्सट्रीम वर्ड, इन सम एरिया ऑफ फार्मिंग द रिसीडिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल कैन बी चेक्ड। इसका आंसर देने से पहले पहले माइक्रो इरिगेशन को समझ लेते हैं। देखो, माइक्रो इरिगेशन एक मॉडर्न मेथड है, ठीक है। मॉडर्न मेथड है जिसमें क्या होता है, जो जो वाटर डिलीवरी है ना, जो वाटर को पहुंचाया जाता है वह डायरेक्टली रूट, प्लांट्स के रूट तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। प्लांट्स के रूट तक वेरियस मेथड्स के थ्रू होता है, जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, ट्रिकल इरिगेशन हो गया, ठीक है। इस सब इरिगेशन मेथड के तहत थ्रू जो वाटर की नीड है ना पर्टिकुलर चीज़ को वहाँ तक उसको पहुँचाया जाता है, रूट तक, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है कि जो फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स लॉस है कैन बी रिड्यूस, हाँ, फर्टिलाइजर्स होते हैं इससे न्यूट्रिएंट्स की लॉस होते हैं। जैसे अगर सपोज है दिस इज लैंड, ठीक है, अगर आप कन्वेंशनल मेथड से इरिगेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं लीच आउट हो जाते हैं ना न्यूट्रिएंट्स कभी कभी। अगर आप टारगेटेड इरिगेशन करोगे पर्टिकुलर चीज़ पे ही तो न्यूट्रिएंट्स और जो फर्टिलाइजर्स हैं कहीं ना कहीं उसका लॉस को रिड्यूस किया जा सकता है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इट इज़ द ओनली मीन ऑफ इरिगेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग, भाई सब बहुत सारे हैं ना, कहें एक ही चीज़ है, माइक्रो एजुकेशन थोड़ी ना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 2 सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इन सम एरिया ऑफ फार्मिंग रिसीडिंग, मतलब क्या है, जो डिप्लीट कर रहा है ग्राउंड वाटर उसको चेक किया जा सकता है, ठीक है। जी हाँ, इससे हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे ग्राउंड वाटर कुछ एरिया में जो डिप्लीट कर रहा है काफ़ी रैपिडली उसको हम चेक कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखो, एन इफिशियंट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू फर्टिगेशन, ठीक है। जो एक इफिशियंट ड्रिप इरिगेशन मेथड होता है बेसिकली, उसके थ्रू हम फर्टिलाइजर्स को कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। फर्टिगेशन होता है कि एक टारगेट डिलीवरी करना फर्टिलाइजर्स का, ठीक है। ड्राई लैंड फार्मिंग is defined as the production of crop without irrigation in region that receive rainfall of less than 500 mm annually, ठीक है। ड्राई लैंड फार्मिंग वो होता है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है क्रॉप का, किसके बिना, इरिगेशन के बिना, मतलब इरिगेशन करना ही नहीं है उस रीजन में। स्पेशली उस रीजन में होता है जहाँ पे क्या होता है कि रेनफॉल जो होता है ना वो लेस देन 500 mm एनुअली होता है, ठीक है। माइक्रो इरिगेशन हेल्प वाटर सेविंग एंड चेकिंग फर्दर ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देयर इज ए कंसर्न ओवर इंक्रीज इन हार्मफुल एल्गल ब्लूम इन सी वाटर ऑफ द इंडिया, व्हाट कुड बी द कॉजेटिव फैक्टर फॉर दिस फेनोमेना, ठीक है। हार्मफुल एल्गल ब्लूम क्या होता है, जो सपोज दैट ए पॉन्ड है, ठीक है, पॉन्ड है, तो जो आप फार्मर्स फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ करते हैं या फिर किसी अदर मेथड से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना इस पॉन्ड में बह के आ जाते हैं, बह के आएंगे ऊपर लेयर पे, आपको कभी कभी देखने को मिलता होगा कि रेड टाइप का कुछ जम जाता है इस पे, ठीक है। ओवर द टाइम क्या होता है, ये एल्गी हो जाते हैं, बेसिकली एल्गी होते हैं ना, ये एल्गी होते हैं, इसमें ब्लूम होता है बेसिकली, जो फूल वगैरह निकलते हैं ना उस टाइप में कुछ रेड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है इसके ऊपर, तो इसे हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं।
जो न्यूट्रिएंट्स जो बेसिकली फार्मर्स यूज़ करते हैं खेतों में, या फिर अदर जो वे से न्यूट्रिएंट्स नदी में बह के आते हैं, रिवर पॉन्ड में बह के आते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन का डिप्लेशन होता है जी यहाँ पे। इसको जब एल्गल ब्लूम होता है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो क्या करता है वाटर से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूर्ति करता है। तो जो यहाँ पे ऑक्सीजन की नीड होती है ना, नीचे इसके नीचे, मतलब ये तो सरफेस पे हो रहा है एक्टिविटीज, इसके नीचे जो ऑक्सीजन की नीड होती है वो खत्म हो जाती है। तो क्या होता है यहाँ पे फिशेज जो होते हैं मर जाते हैं, इसे फिश किल भी बोलते हैं, ठीक है, फिश किल भी बोलते हैं इसे। और फिर उसके बाद जो इसमें ऑलरेडी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो यह मतलब यह क्यों होता है? जैसे तो मैंने एक बता दिया कि जो फार्मर्स डिस्चार्ज करते हैं, फार्मर्स के द्वारा फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, ठीक है, ये तो हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे इसमें दे रखा है डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द स्टोरीज, जो स्टोरीज होते हैं वहां से जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, ठीक है, ये हो गया। एट सम एक्सटेंट हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग द मानसून, जो रन ऑफ होता है मानसून के टाइम पे लैंड से, ठीक है, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद क्या है, अपवेलिंग इन सीन सीज, जैसे न्यूट्रिएंट्स हमने देखने को मिला था पिछले अपवेलिंग जोन में, देखा था कि न्यूट्रिएंट्स नीचे से ऊपर आ जाते हैं जी। ये भी सिचुएशन है कि जो अपवेलिंग होता है सीज में, इससे भी कहीं ना कहीं एल्गल ब्लूम का सिचुएशन हमें देखने को मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल विद राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसके ऑप्शन का देखा यहाँ पे सही है, ठीक है। Nutrients promote and support the growth of algae and cyanobacteria. The eutrophication, जो हम प्रोसेस बताएं पीछे, वो eutrophication, nutrient enrichment of waterways in the consider the major factor behind the increase of harmful algal bloom, ठीक है। कहीं ना कहीं यूट्रोफिकेशन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है और हार्मफुल जो एल्गल ब्लूम होते हैं उसमें, ठीक है। और जो एक्सटर्नल सोर्स है इंक्लूडिंग रन ऑफ सॉइल इरोजन फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग्रीकल्चर एरिया, इरोजनल फ्रॉम रिवर बैंक, रिवर बेड, लैंड क्लियरिंग फॉर डिफॉरेस्टेशन जो होता है, सेवेज इफिशिएंट, ये सारे अदर भी फैक्टर्स हैं, आप इसको याद रखें। रिवर बैंक्स जो रिवर बेड्स होते हैं, लैंड क्लियरिंग मतलब लैंड को जब क्लियर किया जाता है, जैसे आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ले लो आप, जूमिंग कल्टीवेशन होता है ना, जिसके लिए डिफॉरेस्टेशन हमें करना पड़ता है बेसिकली। जो वहाँ के नेटिव्स होते हैं, ट्राइबल पीपल्स होते हैं, वो ये सारी एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं परफॉर्म करते हैं। सेवेज इफ्लुएंट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, वाटर दैट राइज फ्रॉम द सर्फेस, water that rise to the surface as a result of upwelling is typically cooler and rich in nutrients, which again leads to algal bloom. प्रीवियस स्लाइड में एक क्वेश्चन था ना जहाँ पे अपवेलिंग जोन के बारे में बताया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही था वो, तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है उस सिचुएशन में भी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज इन रिसेंट पास्ट हैव कॉज्ड द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, वह काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे इंक्रीज कर रहा है। बट लॉट ऑफ इट डज नॉट रिमेन इन द लोअर एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ, देखो इंक्रीज तो कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, बट क्या हो रहा है जो लोअर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। मतलब वहाँ पे जो CO2 परसेंट है वह काफ़ी कम है। क्यों है? इट स्केप इनटू द आउटर स्पेयर, गलत, आउटर स्पेयर में स्केप ही नहीं कर पाता, ठीक है। अरे कुछ ही लेवल तक CO2 परसेंट होता ना, जो हमारा एटमॉस्फेयर बेसिकली उसमें, ट्रोपोस्फेयर में। फोटोसिंथेसिस बाय फाइटोप्लैंक्टन्स इन द ओशियन, मतलब उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है क्या? जी हाँ, इसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। द ट्रैपिंग ऑफ एयर इन द पोलर आइस कैप्स, गलत है। तो इसके हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होता है जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है ना, वह CO2 को लेते हैं, ऑक्सीजन को कहीं ना कहीं O2 को निकालते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है जो लोअर एटमॉस्फेयर पे CO2 बेसिकली प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब कर ले जाता है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस की जो बेसिकली क्रिया होती है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द अबव इच आर द इमिशंस फ्रॉम कोल कंबंशन एट थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। इसमें से कौन सा जो गैसेज है बेसिकली वो इमिट करती हैं थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस वगैरह किया जाता है ना, उसमें से ये सारे कौन से बेसिकली इमिशन होते हैं गैसेस की? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन्स, ऑक्साइड ऑफ सल्फर्स। देखो तीनों होते हैं यार, हम्म, हमें तीनों देखने को मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी देखने को मिलता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी देखने को, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर्स भी देखने को मिलता है बेसिकली वहाँ पे जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे जो
बेसिकली गैसेस का इमिशन होता है। देखो करेक्ट, इमिशन ऑफ द ऑल द अबव मेंशन गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, टेक प्लेस फ्रॉम कोल कंबशन एट थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट, एक वर्ड दिया है कार्बन क्रेडिट, इसके बारे में पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, इसके बारे में पूछा है। नॉट करेक्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको ऐसे मार्क कर लीजिए नॉट करेक्ट, क्योंकि देखो यार वहाँ पे क्या होता है कि आप इस माइंडसेट में होता है ना एग्जामिनेशन माहौल में कि ये सारी चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं, इसीलिए हम तो टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं, ये सारी मिस्टेक्स ना हो इसलिए टेस्ट सीरीज लगाते हैं, ना कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ गेन करने के लिए। टेस्ट सीरीज वही होता है कि आपका जो मेंटल स्टेटस है वो मेंटेन रहे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, उसके बाद कुछ जो माइनर मिस्टेक्स है ना वो सारी चीज़ें आप ना करो, क्योंकि क्वेश्चन अगर देखें जो आप 100 टेस्ट सीरीज लगा लोगे ना, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा यूपीएससी में। हो सकता है एक दो फंस जाए, बट इतना लगा लोगे आप फिर भी कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा हेल्प नहीं करता आपको। बस टेस्ट सीरीज एक तरह से प्रिपेयर करता है कि आपको कैसे आपका माइंडसेट होना चाहिए, कैसे चीज़ों को डील करना है, ये सारी चीज़ें बताता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कार्बन क्रेडिट सिस्टम वाज रेक्टिफाइड इन कंजक्शन विद क्योटो प्रोटोकॉल। देखो ये सही है हमारा। फिर उसके बाद क्या है, कार्बन क्रेडिट्स आर अवॉर्डेड टू कंट्री और ग्रुप दैट हैव रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज बिलो देयर इमिशन कोटा। यह उस कंट्रीज और ग्रुप्स को बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है, अवॉइड किया जाता है जो कि रिड्यूस करते हैं क्या ग्रीन हाउस गैसेज बिलो देयर इमिशन कोटा। एक कोटा होता है ना। कार्बन क्रेडिट क्या होता है पहले इसको जान लो यार। देखो कार्बन क्रेडिट एक परमिट होता है, क्या होता है परमिट होता है जो अलाउ करता है आपको कि 1 टन ऑफ CO2 और उसके इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर आप 1 टन से ये आपका राइट है, ये आपको राइट प्रोवाइड कराएगा कि आप 1 टन CO2 को कहीं ना कहीं इमिट कर सकते हो, अगर इससे ज़्यादा आप करते हो तो आपको आपको चार्ज देने पड़ेंगे इसके। ठीक है, तो बेसिकली ये कार्बन क्रेडिट ही होता है। तो बोल रहे हैं कार्बन क्रेडिट क्या होता है, आर द अवार्ड ऑफ द कंट्रीज और ग्रुप दैट हैव रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज बिलो देयर इमिशन कोटा। अगर बेसिकली इससे कम आप इमिट कर रहे हो तो आपको एक कार्बन क्रेडिट का अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्या है ऑप्शन नंबर सी, गोल ऑफ कार्बन क्रेडिट सिस्टम टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये तो डायरेक्टली है ना, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी कहीं ना कहीं सही है। अब इसमें पूछा है नॉट ना, तो ये ऑप्शन देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट आर ट्रेडेड एट अ प्राइस फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। देखो इन्वायरमेंट यूनाइटेड यूएनईपी के द्वारा ये सारी चीज़ें नहीं की जाती है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट का जो प्राइस है बेसिकली वो टाइम टू टाइम फिक्स नहीं किया जाता। ठीक है, इसके द्वारा तो नहीं किया जाता, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो गया। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग देखें तो नॉट करेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि देखो जो इसका प्राइस है ना ये एक्सचेंज पे बेसिकली डील करता है, ट्रेड किया जाता है एक्सचेंज में, ना कि इसका कोई प्राइस फिक्स किया जाता है। ठीक है, देखो कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन क्रेडिट जब परमिट होता है क्या अलाउ करता है कंपनी द राइट टू इमिट 1 टन ऑफ CO2 और इट्स इक्विवेलेंट, या तो आप 1 टन CO2 इंक्रीज करो या फिर उसके इक्विवेलेंट में इंक्रीज करो। ठीक है, वन क्रेडिट परमिट्स द इमिशन ऑफ मास इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक क्रेडिट क्या होता है कि आप 1 टन तक इमिट कर सकते हो। ठीक है, ABC are correct. The carbon credit system was rectified in conjunction with the Kyoto Protocol under UNFCCC to encourage group countries or groups or countries to reduce carbon emission। ठीक है, the carbon credit price are traded on the exchange। कहाँ पे ट्रेड किया जाता है, एक्सचेंज मार्केट में बेसिकली, एंड देयर प्राइस आर नेवर फिक्स्ड, उसकी प्राइस कभी फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट्स। जो सेंट्रल एक्ट्स दे रखा है इसको कंसिडर करना है। क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव एक्ट्स हैव रेलेवेंस टू और बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द कंट्री। मतलब ये एक्ट दे रखा है, पूछा है इसमें से कौन सा ऐसा एक्ट है, बेसिकली सारे एक्ट हैं या फिर सिंगल कोई एक्ट है जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947। देखो जो GMO क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, फिर इन्वेजिव ऑर्गेनिज्म है, फिर एक्सोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में प्रोहिबिशन है। ठीक है, तो ये तो सही है, बायोलॉजिकल कंजर्वेशन से कहीं ना कहीं बियरिंग कर रहा है। फिर उसके बाद क्या है, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट 1957। इसमें क्या है,
ये जो रिजर्व एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि आप माइनिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो एट सम एक्सटेंट ये भी कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को सपोर्ट करता है। कस्टम एक्ट 1962, देखो जो जीएमओ क्रॉप्स हैं, हाँ, एक्जोटिक स्पीसीज है, एक्जोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसको कहीं ना कहीं प्रोहिबिट करता है। और कुछ जैसे जो ऑर्गेनिज्म है ना, उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा हाई कस्टम ड्यूटी लगाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ओर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, देखो ये तो डायरेक्टली कर रहा है, क्योंकि ये इंक्रीज करता है अकाउंटेबिलिटी किसका, फॉरेस्ट राइट का। और साथ ही साथ जो प्रिजर्वेशन होता है फॉरेस्ट एरियाज को, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट, ठीक है। देखो, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, in order to increase the accountability for forest protection, this act lay out the step that must be taken when designing a region as a reserve forest, protected forest और village forest, ठीक है। वेरियस स्टेप्स को फॉलो करना होता है जब कोई भी एरिया को एज ए फॉरेस्ट रिजर्व, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाता है। इसके तहत कुछ ऐसे एक्ट्स बनाए गए, जैसे इसमें से एक एक ये है कि इसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई कि ये सारी गाइडलाइंस आपको फॉलो करना है, सो दैट जो अकाउंटेबिलिटी है बेसिकली फॉरेस्ट एरियाज प्रोटेक्शन का, उसको इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या फिर जो एक्सोटिक स्पीसीज है, उसको प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। जबकि अगर देखें तो कुछ मेडिकल प्लांट्स हैं बेसिकली सब्जेक्टेड टू हाई कस्टम ड्यूटी टू रेगुलेट देयर ट्रेड, ठीक है। कुछ मेडिकल प्लांट्स को हाई कस्टम ड्यूटी के अंडर रखा गया है ताकि उसकी जो उसका जो ट्रेड है बेसिकली उसको रेगुलेट किया जा सके। माइनिंग एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957, माइनिंग एक्टिविटीज वेदर अकरिंग विद इन और नियर प्रोटेक्टेड एरिया कॉज ए रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेज। जो माइनिंग एक्टिविटी नियर बाई एरियाज या फिर एरिया उसी एरिया में कहीं ना कहीं हो रही है, उसकी वजह से बहुत सारे इन्वायरमेंटल डैमेजेस होते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या क्या है, तो माइनिंग है ना, वह रिस्ट्रिक्टेड है रिजर्व एरियाज में। कस्टम एक्ट इम्पोर्ट जो जियो बेसिकली ये है कि हाई कहीं ना कहीं कस्टम ड्यूटीज लगाया जाता है टू रेगुलेट द ट्रेड, ठीक है। तो ये हमारा 2011 का क्वेश्चन पूरा हमने काफ़ी अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं 2012 की तरफ। 2012 के जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी के द्वारा ईवीएस में पूछे गए हैं उसको देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। यह बेसिकली एक काइंड ऑफ असेसमेंट है जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा लाया गया था 2001 में, ठीक है। इसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया है द फॉलोइंग मेजर ऑफ कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। कुछ मेजर कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज को कहीं ना कहीं डिस्क्राइब किया गया है, जैसे हो गया प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग, प्रिजर्विंग एंड कल्चरल। पूछा क्या है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिव सर्विस। इसमें से कौन सा ऐसा इसमें सपोर्टिव सर्विस इसमें से इस रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में इसमें कौन सा सपोर्टिव सर्विस आएगा। प्रोडक्शन ऑफ फूड वाटर, कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट एंड डिजीज, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी। इसमें से कौन सा सपोर्टिव सर्विस है, तो सपोर्टिव सर्विस हमारा सी वाला ऑप्शन होगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन आर सपोर्टिंग सर्विसेज अंडर मिलीनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, ठीक है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट क्या है, देखो, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट वाज इनिशिएटेड इन 2001 में बाय द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2001 में लाया गया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है मिलेनियम असेसमेंट का, टू इवेल्युएट how changing ecosystem might affect the human well-being as well as scientific foundation for any necessary action to improve the conservation and sustainable uses as well as their contribution to human well-being। बोल रहा है कि अगर इकोसिस्टम में कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है, वह कैसे हमारे जो ह्यूमन बीइंग है उसके वेलबींग को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है, कैसे वह उसको अफेक्ट कर सकता है। और साथ ही साथ जो साइंटिफिक फाउंडेशन है ना, वो क्या है, क्या ऐसा स्टेप्स ले सकते हैं, क्या ऐसे नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं जो कि इम्प्रूव कर सकता है कंजर्वेशन एज सस्टेनेबल यूज एज वेल एज कंट्रीब्यूशन टू द ह्यूमन वेलबींग। मतलब एक जो इकोसिस्टम है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता है, सो दैट जो ह्यूमन बींग है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और साथ ही साथ जो सस्टेनेबल यूज है उसको बनाया जा सके, ठीक है।
इकोसिस्टम सर्विसेज टू द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ, कैसे इस सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है? प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग में क्या है? फूड है, रॉ मटेरियल्स है, जेनेटिक रिसोर्सेज, वाटर है, ठीक। रेगुलेटिंग में क्या सर्विसेज आता है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन आता है। कल्चरल सर्विसेज में टूरिज्म हो गया, रिलीजन हो गया, ठीक है। सपोर्टिव सर्विसेज में दैट आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑल अदर इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज न्यूट्रिएंट्स, रिसाइकलिंग, सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। यह कहीं ना कहीं नेसेसरी होते हैं बेसिकली अदर जो प्रोडक्शन होता है इकोसिस्टम सर्विसेज में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? व्हाट वुड हैपन इफ फाइटोप्लैंक्टन ऑफ द ओशियन इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय फॉर सम रीजन? जो फाइटोप्लैंक्टन जो बेसिकली ओशियन में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है, और इसे ग्रास ऑफ द सी भी बोलते हैं, ठीक है, किसी रीजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इस पे, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है, द ओशियन एज अ कार्बन सिंक वुड एडवर्सली अफेक्टेड सिंस दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, या प्राइमरी प्रोड्यूसर हुआ, इसकी वजह से क्या होगा? जो कार्बन सिंक होगा बेसिकली ओशियन का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको एडवर्सली अफेक्ट करेगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट सही है, ठीक है। फूड चेन इन ओशियन वुड एडवर्सली अफेक्टेड, ऑब्वियसली फूड चेन अफेक्ट होगा, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, बहुत सारे जो ओशियन ऑर्गेनिज्म है बेसिकली वो है डायरेक्टली इसी पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा जो फूड चेन है बेसिकली ओशियन का जो फूड चेन है वो एडवर्सली अफेक्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर वुड ड्रास्टिकली डिक्रीज। यार डेंसिटी से क्या लेना है वाटर से बेसिकली? तो आई थिंक दिस ऑफ दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है। ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन प्रेफर आयरन। आयरन पुल्स कार्बन आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर। आयरन क्या करते हैं? पुल्स करते हैं कार्बन को आउट एटमॉस्फेयर से, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दस द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन वुड एडवर्सली अफेक्ट द कार्बन सिंकिंग मैकेनिज्म ऑफ द ओशियन। जो कार्बन सिंकिंग मैकेनिज्म है ना ओशियन का, उसको कहीं ना कहीं उसमें डिस्ट्रक्शन हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है अगर जो फाइटोप्लैंक्टन से वो कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। इन बैलेंस्ड इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टन जो होता है ना, क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं फूड फॉर वाइड रेंज ऑफ सी क्रिएचर्स, जिसकी वजह से इसे हम प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, ठीक है, मरीन फूड चेन में। और इसे क्या बोलते हैं? ग्रास ऑफ द सी भी हम इसे बोलते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर कहीं डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है फाइटोप्लैंक्टन्स में, तो सर्टनली क्या करेंगे? एडवर्स इफेक्ट को डालेंगे मरीन फूड चेन में, ठीक है। और थर्ड वाला क्या है कि अगर फाइटोप्लैंक्टन्स कहीं ना कहीं कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ वाटर वुड ड्रास्टिकली डिक्रीज, ऐसा बोला था ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ड्रास्टिकली, देखो ड्रास्टिकली यूज कर लिया था वर्ड, तो दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीम वर्ड, तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? हाउ डज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग इंडियन एग्रीकल्चर? जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है वह कैसे एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करती है? देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखा है, इसमें से हमें करेक्ट बताना है बेसिकली, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, एनबीए है, चेक करता है बायोपायरेसी एंड प्रोटेक्ट द इंडिजिनियस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज। देखो दिस इज राइट ऑप्शन, ठीक है। स्टेटमेंट, हमारा स्टेटमेंट सही है, वह बायोपायरेसी को चेक करता है और प्रोटेक्ट करता है इंडिजिनियस और जो ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं उसको, ठीक है। जो एनबीए है डायरेक्टली मॉनिटर एंड सुपरवाइज द साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप। जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप होता है बेसिकली, उसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है। देखो यह गलत है, यह किसके द्वारा किया जाता है? जीईएसी। क्या है जीईएसी? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। जीईएसी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी है, उसके द्वारा कहीं ना कहीं इसको सुपरवाइज और मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट नंबर सेकंड गलत हो गया, अगर सेकंड गलत हुआ तो यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। हमारे पास बचा है फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट related to genetic and biological resources cannot be made without the approval of NBA, National Biodiversity Authority। देखो ठीक है, ये ऑप्शन सही है। हम जितने भी बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एप्लीकेशन है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते कहीं ना कहीं विदाउट द अप्रूवल ऑफ एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा स्टेटमेंट नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट एंड थर्ड हमारा सही होगा। ये जो एनबीए क्या करता है? चेक करता है बायोपायरेसी एंड प्रोटेक्ट, क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ
इंडिजीनियस और जो ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उसका, ठीक है। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन ऑफ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है कैन नॉट बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ एनबीए, ठीक है। देख लो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनबीए, क्या क्या दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, रेगुलेटिंग एक्टिविटीज and issuing guideline for the access of biological resources and for the fair and equitable benefit sharing accordance with the Biological Diversity Act 2002, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एडवाइस देता है और साथ ही साथ जो रेगुलेटिंग एक्टिविटीज़ है, गाइडलाइंस हैं इससे रिलेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, और साथ ही साथ जो फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट है शेयरिंग है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, उसको भी कहीं ना कहीं मेजर किया जाता है बेसिकली इसके द्वारा, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर ये आता है, ठीक है। किसके अंदर आता है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर, ठीक है। और जो स्टेटमेंट नंबर सेकंड था वो हमारा इनकरेक्ट था, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है ना, उसके द्वारा मॉनिटर एंड सुपरवाइज किया जाता है क्या, साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप जो होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होता है ना, मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं मॉनिटर एंड सुपरवाइज किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कंट्योर बंडिंग, ठीक है, रिले क्रॉपिंग और जीरो टीलेज। इसमें पूछा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज विच ऑफ द अबव हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन स्टोरेज इन सॉइल। इनमें से कौन सा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, बेसिकली वही बोला है। कंट्योर बंडिंग, ये क्या होता है, देखो एक बंडिंग जो क्रिएट किया जाता है ना, बेसिकली एक बैरिज बनाया जाता है बेसिकली, ठीक है। अब जो हिल एरियाज में होते हैं, आप ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ठीक है। ये सारे जो होते हैं बेसिकली इसे बोलते हैं, इससे उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। रिले क्रॉपिंग क्या होता है, रिले क्रॉपिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है ग्रोइंग वन क्रॉप, एक क्रॉप को ग्रो करना, देन उसके साथ साथ अनदर क्रॉप को भी कहीं ना कहीं उसी फील्ड में ग्रो कराना बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ फर्स्ट क्रॉप। इस क्रॉप को हार्वेस्टिंग से पहले एक और क्रॉप को कहीं ना कहीं इसमें वो कर देना, ठीक है। तो इसे रिले क्रॉपिंग बोलते हैं, इससे भी इससे कोई लेना देना नहीं है बेसिकली। सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। जीरो टेलेज क्या होता है, जीरो टेलेज में क्या होता है कि हम लैंड्स को ना डिस्टर्ब कर ही नहीं रहे हैं, कोई भी एक्टिविटीज, कोई कुछ भी सीड वगैरह को बोने के लिए हम लैंड को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, इसको ड्रिल करके इसमें सीड को बो रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे देखें तो विदाउट प्रायर लैंड प्रिपरेशन, ठीक है, कोई भी हम लैंड को पहले से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तो जीरो टिलेज का अगर देखें तो हमारा कहीं ना कहीं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ओनली 3, ठीक है। ये दोनों कोई रोल नहीं प्ले करते। सॉल्यूशन को देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। जीरो टिलेज क्या होता है, ये हेल्प करता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड स्टोरेज इन द सॉइल, ठीक है। कार्बन को स्टोरेज कर सॉइल में स्टोरेज करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अगर देखें तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, क्रॉप की जो सीडिंग होती है ना, वह किसके थ्रू होता है, ड्रिलर्स के थ्रू होता है, ठीक है, विदाउट प्रायर लैंड प्रिपरेशन, जिसमें हम लैंड को पहले से प्रिपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉइल वेयर द प्रीवियस क्रॉप स्टेबल्स आर प्रेजेंट, या फिर ऐसे सॉइल में वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसमें पहले से जो सॉइल का मतलब स्टेबल्स है वह प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे पुआल वगैरह होता है ना, पहले से वहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे हम सीड्स को सोन करते हैं, ठीक है। एट लास्ट ये हेल्प करता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, ठीक है। कंट्योर बंडिंग क्या होता है, कंट्योर बंडिंग इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैंक अलोंग द कंट्योर, ठीक है। बैंक को बनाना बेसिकली अलोंग द कंट्योर, जितने भी वो होते हैं, जैसे हिली एरिया में मैंने बताया, तो बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं। अगर देखें तो टेरेसिंग है जो कंट्योर बंडिंग है, डिवाइड द हिल स्लोप इनटू न्यूमरस स्मॉल स्लोप्स, न्यूमरस स्मॉल स्लोप्स में बेसिकली डिवाइड करता है, जो कि चेक करता है फ्लो ऑफ वाटर, प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल एंड सेव सॉइल फ्रॉम इरोजन, ठीक है। इरोजन से भी इसको सेव करता है, क्योंकि ऐसे यहाँ पे बैरेज बन जाता है ना, जिसकी वजह से सॉइल का इरोजन हो ही नहीं पाता है। रिटेनिंग वॉल्स ऑफ टेरेस कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, हेल्प इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, ठीक है। रिले क्रॉपिंग देखो ये प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रोइंग वन क्रॉप, एक क्रॉप को ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद अनदर क्रॉप को कहीं ना कहीं प्लांट करते हैं सेम फील्ड में बिफोर हार्वेस्टिंग द फर्स्ट। इसके हार्वेस्टिंग मतलब इसकी कटाई से पहले हम दूसरे प्लांट्स को उसमें कहीं ना कहीं प्लांट कर देते हैं दूसरे क्रॉप को, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, कंपटीशन को अवॉइड करता है,
जिसमें मेन क्रॉप और इंटर क्रॉप में बेसिकली होता है, ठीक है। जो जैसे क्या होता है, पहले इसको जो फर्स्ट वाला क्रॉप उसको बुआई किए, ठीक है, इसको सोन किए, एक कुछ बड़ा हुआ तो दूसरे क्रॉप को बो दिया। मतलब जब ये हार्वेस्टिंग की सी टाइम आई, मतलब इसको काटने वगैरह का टाइम आया, उसके पहले हमने दूसरे क्रॉप को इसमें बो दिया, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। बेसिकली रिले क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम बेसिकली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बोलते हैं, किस में यूज होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? जो सीएफसी होता है बेसिकली, इनमें से किस में सीएफसी को यूज किया जाता है? इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम्स, जो प्लास्टिक फोम्स होते हैं ना, उसके प्रोडक्शन में होता है। क्या उसके प्रोडक्शन में होता है? जी हाँ, उसके प्रोडक्शन में सीएफसी को यूज किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है, इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर, जो ट्यूबलेस टायर आजकल आ रहे हैं उसमें उसके प्रोडक्शन में किया जाता है, उसको बनाने में यूज किया जाता है। देखो ये गलत है, उसके बनाने में ट्यूबलेस टायर की मतलब सीएफसी का यूज नहीं होता है, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, इन क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसको क्लीन करने में किया जाता है। जी हाँ, सीएफसी का यूज उसमें यूज होता है, एज ए क्लीनिंग एजेंट भी बेसिकली हम बोल सकते हैं, ठीक है। एज प्रेशराइजिंग एजेंट्स इन एरोसोल कैंस, जो एरोसोल कैंस जो आते हैं ना बेसिकली, उसमें एज ए प्रेशराइजिंग एजेंट्स यूज किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि फर्स्ट सही है हमारा, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। स्टेटमेंट में फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ जो है ना करेक्ट है। सीएफसी जो होता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यूज नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का मतलब ये है कि जो ओजोन होल को कहीं ना कहीं क्रिएट करता है। जैसे आप अंटार्कटिका में देख सकते हो, वहाँ पे ओजोन होल का सिचुएशन काफी ग्रेव देखा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो यूज होता है बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम्स, क्लीनिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उसको जब क्लीन करते हैं उसमें बेसिकली निकलता है, ठीक है। एंड प्रेशराइजिंग एजेंट ऑफ एरोसोल कैंस जो होते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर हमारा सेकंड जो इनकरेक्ट है, क्योंकि ट्यूबलेस टायर में उसको यूज नहीं किया जाता है सीएफसी को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में इंक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर में इंक्रीज करने देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में इंक्रीज कर रहा है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो इंक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब इसमें से पूछ रहा है टेम्परेचर में जो CO2 है, इसमें से क्या ऐसा एब्जॉर्ब करता है जो कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। देखिए, वाटर वेपर ऑफ द एयर रिटेन्ड इन हीट्स, जो वाटर वेपर होते हैं एयर में, वो हीट को रिटेन कर लेते हैं, गलत है। जो अल्ट्रावायलेट पार्ट होता है सोलर रेडिएशन का, उसको एब्जॉर्ब करता है, CO2 एब्जॉर्ब करता है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट के लिए हमारे पास जो ओजोन लेयर इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। ओजोन लेयर इसका काम करता है, तो इसका CO2 वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, ऑल द सोलर रेडिएशन, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऑल सोलर रेडिएशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। फिर उसके बाद डी ऑप्शन क्या है, द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। इंफ्रारेड पार्ट क्या होता है, जैसे अर्थ है ना, सपोज अर्थ है, जो सोलर रेडिएशन आ रहा है बेसिकली, इसके बाद जो इसकी वजह से लैंड हीट होता है, फिर उसके बाद जो रेडिएशन निकलता है वो इंफ्रारेड पार्ट होता है। तो हाँ, ये ऑप्शन सही है हमारा। जो इंफ्रारेड पार्ट होता है ना, उसकी वजह से कार्बन क्या होता है, इसको एब्जॉर्ब करता है, और जो टेम्परेचर इंक्रीज का सिचुएशन है वह क्रिएट होता है, ठीक है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें टेम्परेचर में राइज देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर डी is the correct answer. The increasing amount of carbon dioxide in the air is slowly raising the temperature of atmosphere because it absorbs the infrared part of solar radiation. Absorb करता है infrared part जो होता है solar radiation का, ठीक है। infrared radiation क्या होता है, infrared radiation का it absorb energy with a wavelength of इतना म्यू मैटर नहीं करता। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये कॉन्सेप्ट हो गया कि इंफ्रारेड जो पार्ट होता है सोलर रेडिएशन का, उसको एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से हमें जो टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें क्या पूछा है कि ये कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। एक जो जियोग्राफिकल एरिया में बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसमें किस रीजन से थ्रेट क्रिएट हो सकता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ग्लोबल वार्मिंग। हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग तो एक थ्रेट क्रिएट कर ही सकता है जियोग्राफिकल एरिया में, बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी है उसके, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटाट्स, जो जैसे क्या होता है फ्रेगमेंटेशन, मतलब क्या है, कोई हैबिटाट है बड़ा सा, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाना।
मतलब यही है कि जो फ्रेगमेंटेशन होता है हैबिटाट का, उसके वजह से कहीं ना कहीं जो बायोडाइवर्सिटी है जियोग्राफिकल एरिया में, उसको थ्रेट क्रिएट हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। जो एलियन स्पीसीज होते हैं ना, एलियन स्पीसीज वही बताया जो उस पर्टिकुलर एरिया के इंडेमिक नहीं है, उस पर्टिकुलर एरिया के नेटिव नहीं है, ठीक है, उसे हम एलियन स्पीसीज बोलते हैं। तो अगर उनका इन्वेजन होता है तो उससे भी बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट हो सकता है, ठीक है। ये भी ऑप्शन हमारा सही है। चौथा आता है प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म। क्या ये थ्रेट हो सकता है? नहीं, ये कभी नहीं थ्रेट हो सकता। अगर आप वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं तो इससे बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा इसके वजह से क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखो, पहला दूसरा तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटाट्स हो गया, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज एंड को एक्सटिंक्शन आर द पोटेंशियल थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये सारे जो बेसिकली ऑप्शन दे रखे हैं, ये सारे बायोडाइवर्सिटी के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म कैन नॉट बी कॉज फॉर लॉस और थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है 2010 का, वाज इनेक्टेड इन कंसोनेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस प्रोविजंस से बेसिकली जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 है वो डील करता है। इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला क्या है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट कंस्टिट्यूट एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। जो राइट टू लाइफ है बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट में, हाँ आर्टिकल 21 में उसके कंसोनेंस के साथ कहीं ना कहीं इसको इनेक्ट किया गया था। फिर उसके बाद दूसरा क्या दिया है, प्रोविजन ऑफ ग्रांट फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल एरियाज फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब अंडर आर्टिकल 275 फर्स्ट, ठीक है। ये गलत है, इस शेड्यूल एरिया से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे जो इन्वायरमेंटल राइट्स हैं, इन्वायरमेंटल हेल्थ है, उसकी बात करता है, ठीक है, जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है। फिर उसके बाद क्या है, पावर एंड फंक्शन ऑफ ग्राम सभा एज मेंशन अंडर द आर्टिकल 243 ए, ये भी गलत है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये सब गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा कुछ इससे लेना देना नहीं है। देखो, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में आया था, बेसिकली ड्रा इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट थर्ड जो है बेसिकली आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हाँ इससे डील करता है, जिसमें हमारा राइट टू लाइफ आता है, ठीक है। विच एश्योर सिटीजन ऑफ इंडिया टू राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट का बात करता है, ठीक है, एश्योर करता है उसको। तो बेसिकली जो स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट हुआ करेक्ट है। दूसरा तीसरा देखो, एनजीटी जो है वह इस सबसे रिलेटेड कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब ग्राम सभा, फिर उसके बाद ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करना एंड ऑल, ये सारी चीजें से रिलेट नहीं करता, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है, कंसीडर फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज। क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव इज डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व। बांदीपुर, भितरकनिका, मानस हो गया, सुंदरबन हो गया, ठीक है। इसमें से पूछा है कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटका में, ठीक है। भितरकनिका में कहाँ देखने को मिलता है, उड़ीसा में। मानस हमें देखने को मिलता है असम में, ठीक है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल। अगर इसमें देखें तो जो हमारा भितरकनिका है ना, यह क्या है, यह एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड नेशनल पार्क है, ठीक है। ये टाइगर रिजर्व नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा बांदीपुर टाइगर रिजर्व है जो कि कर्नाटका में है, ठीक है। मानस है टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ पे है, आसाम में है। और सुंदरबन ये भी एक टाइगर रिजर्व है जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पहला तीसरा चौथा, यानी बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखते हैं आगे, देखो बी ऑप्शन, यहाँ पे लिस्ट दे रखा है, आप इसको पढ़ लेना, काफी डिटेल वे में तो नहीं है, मतलब नाम बस देख रखा है किस स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व बेसिकली है, ठीक है। आप इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, इन विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया आर लोकल्स पीपल नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज ऑफ द बायोमास। मतलब इनमें से किस एरिया में लोकल पीपुल्स अलाउड नहीं है, लोकल क्या कोई भी पीपुल्स अलाउड नहीं है कि वह उसमें जाएं और बायोमास को कलेक्ट करें, या फिर अदर जो फूड बेसिकली फ्रूट्स वगैरह होते हैं जंगल से उसको कलेक्ट करें, ठीक है। मतलब लोकल पीपुल्स अलाउड ही नहीं है उसमें। तो उसमें हमारा आता है नेशनल पार्क। इस सब में अलाउड होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उसके साथ ही डेवलपमेंट होता है इनका, ह्यूमन बीइंग का, जो नियर बाई एरियाज होते हैं उसके, जो ट्राइबल पीपुल्स होते हैं या फिर जो नियर बाई एरियाज के विलेजेस होते हैं, वो को एक तरह से एक साथ एक दूसरे के साथ ही डेवलप करते हैं। बट नेशनल पार्क में ऐसा कुछ नहीं होता। नेशनल पार्क में
जो पीपल्स हैं वो अलाउड नहीं होते हैं। हाँ, अलाउड होते हैं, बट कुछ होते हैं जिनको जैसे रिसर्च वर्क के लिए कोई परमिशन ले लिया, ठीक है, उसको उसको अलाउ किया जाता है, बट ऐसे अगर देखें तो इसमें पीपल्स अलाउड नहीं होते, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, नेशनल पार्क पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व इज एन एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर दैट इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ इन ऑर्डर टू सपोर्ट द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। और उसके साथ साथ क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ मैनकाइंड इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है। जो मैनकाइंड है बेसिकली, उसको भी कहीं ना कहीं उसके सस्टेनेबिलिटी उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए साथ ही साथ, ठीक है। नो ह्यूमन एक्टिविटीज इज परमिटेड इनसाइड द नेशनल पार्क। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज नेशनल पार्क के अंदर परमिट नहीं किया जाता है, ठीक है। एक्सेप्ट कुछ कुछ एक्सेप्शन इसमें, जैसे फॉर वन परमिट बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट। जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं बेसिकली स्टेट के, उनके द्वारा कुछ को परमिट किया जाता है। जैसे रिसर्च वर्क वगैरह हो गया, अगर उसको करना है, फिर उसके बाद कुछ किसी एनिमल को प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे टाइगर को किसी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो उसको उसके लिए उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको भेजा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें परमिटेड है बेसिकली, बट उसके लिए क्या करना होगा, CWW का परमिशन लेना होगा, ठीक है। इनकरेक्ट है सी वाला ऑप्शन, क्यों? इट इज ए इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड वाला जो था, ठीक है। डी ऑप्शन था, ए भी इनकरेक्ट था। द डिफरेंस बिटवीन सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स मेनली लाई इन द वेस्टेड ऑफ राइट ऑफ द पीपल लिविंग इनसाइड, ठीक है। लाइक नेशनल पार्क सर्टेन राइट आर अलाउड इन सेंचुरी। जो सेंचुरीज होते हैं बेसिकली, उसमें कुछ राइट्स को अलाउ किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, कंसिडर फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें इसको कंसिडर करिए और बताइए कि इनमें से कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट दे रखा बैट, बी एंड बर्ड, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो पॉलिनेटिंग एजेंट सारे होते हैं, तो ऑप्शन हमारा डी होगा। देखो, व्हेन ए पॉलन ग्रेन्स मूव फ्रॉम द अंथर, मेल पार्ट जो होता है बेसिकली ऑफ द फ्लावर, टू स्टिग्मा जो फीमेल पार्ट होता है, पॉलिनेशन हैपन एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस दैट प्रोड्यूस सीड्स, फ्रूट्स एंड नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द प्लांट, ठीक है। पॉलिनेशन के थ्रू कहीं ना कहीं जो सीड का प्रोडक्शन होता है वह होता है, फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है वह होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नए प्लांट्स का जो बेसिकली आते हैं, वह भी इसी के थ्रू होता है। अगर पॉलिनेटर की बात करें, पॉलिनेटर्स एक वेक्टर होते हैं, क्या करते हैं, मूव करते हैं पॉलन विद इन द फ्लावर एंड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेटर्स, ठीक है। या एक वेक्टर होते हैं, मतलब एक काइंड ऑफ मीडियम होते हैं जो पॉलन को फ्लावर विद इन द फ्लावर मूव कराते हैं या फिर फ्लावर टू फ्लावर मूव कराते हैं, ठीक है। अगर देखें तो दो कैटेगरीज में होते हैं पॉलिनेटर्स, एक होते हैं इनवर्टेब्रेट्स पॉलिनेटर होते हैं, एक वर्टेब्रेट्स पॉलिनेटर होते हैं। इनवर्टेब्रेट्स में क्या आते हैं, जैसे बीज हो गए, मोथ्स हो गए, फ्लाइज हो गए, वेब्स हो गए, बीटल्स हो गए, ठीक है, बटरफ्लाइज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रख के रहना, ठीक है। नेक्स्ट में पता चला इससे उठा के क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। फिर उसके बाद वर्टेब्रेट्स पॉलिनेटर्स में क्या आते हैं, जैसे मंकी हो गया, रोडेंट्स हो गया, लेमुर्स हो गया, ट्री स्क्वायरल हो गया, बैट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसमें आते हैं, इसी वजह से जो बैट्स भी और बर्ड हो गया, ये एक पॉलिनेटर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंकरेजेस द कल्टीवेशन ऑफ सी बकथॉर्न, विच इज द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस प्लांट। सी बकथॉर्न का कल्टीवेशन गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। उस टाइम पे यह न्यूज में था, बेसिकली एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिकली इस प्लांट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन एंड इन प्रिवेंटिंग डिजर्टिफिकेशन। देखो, जो सी बकथॉर्न है ना, ये सॉइल बाइंडिंग ट्री होता है, सॉइल बाइंडिंग ट्री होता है, जिसकी वजह से यह क्या करता है, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ जो डिजर्टिफिकेशन है ना उसको रोकता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सही हो गया फर्स्ट, ठीक है। इट इज ए रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल, यह गलत है, यह रिच सोर्स वगैरह नहीं है बेसिकली, ठीक है। फिर सी वाला क्या है, इट इज ए न्यूट्रिशन, इट हैज न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड इज वेल अडेप्टेड टू लिव इन कोल्ड एरिया ऑफ हाई एल्टीट्यूड। जो हाई एल्टीट्यूड जैसे लद्दाख वगैरह रीजन हो गया ना, बेसिकली उसकी बात कर रहा है। तो इसका कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू है, और साथ ही साथ ये कहाँ क्या करता है, ये इजिली सर्वाइव कर सकता है जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज में होते हैं वो है, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। तो हमारा फर्स्ट सही हो गया, थर्ड सही होगा, सेकंड वाला गलत है, ठीक है। सो रिच सोर्स नहीं है बायोडीजल का। फिर उसके बाद चौथा क्या है, इट्स टिम्बर इज अ ग्रेट कॉमर्शियल वैल्यू। कॉमर्शियल वैल्यू तो होता है, ठीक है, बट यहाँ पे लिख रखा है ग्रेट कॉमर्शियल वैल्यू, ये है रॉन्ग है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, स्टेटमेंट में फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। सी बकथॉर्न इज अ सॉइल बाइंडिंग प्लांट्स, जो सॉइल को बाइंड करते हैं, मतलब एक तरह से जोड़े रखे होते हैं सॉइल को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता। इट ऑल्सो हैज कॉमर्शियल वैल्यू एज इट इज यूज फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है, मेकिंग जूस, जैम, न्यूट्रिशनल कैप्सूल्स, ठीक है।
और ये रिच नहीं होते बेसिकली बायोडीजल में, ये ऑप्शन गलत है। Civoxone is a has a commercial value as it is in making juice, jam, nutrition capsule, बट यहाँ पे लिखा था ग्रेट कॉमर्शियल वैल्यू, यह गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसमें से कौन कौन से ग्रुप्स ऑफ बेसिकली एनिमल्स है जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर, रेड पांडा, एशियाटिक वाइल्ड एस, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही है, ये सारे इंडेंजर कैटेगरीज में आते हैं। इसके बाद भी ये भी है, ठीक है। ये सारे आप क्या करना है आपको, इस सबको गूगल करना है, इसके इमेज देखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो IUCN स्टेटस है ना, उसको देखना है बेसिकली, ठीक है। और कोशिश करना एक पेज में आप नोट कर लो, नोट डाउन कर लो, क्योंकि डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। यूपीएससी PYQ से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम उठाता है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो। देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर, मस्क डियर, रेड पांडा एंड एशियाटिक वाइल्ड आस करेंटली वनरेबल वनरेबल है, बट जब क्वेश्चन ने पूछा गया था 2012 में, इसे इंडेंजर कंसीडर किया जाता था, ठीक है। जिसकी वजह से उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन देखें तो यह आंसर उसका सही था। अब एक एक जो स्पीसीज है उसको देख लेते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, स्टेट बर्ड है, कहाँ का, राजस्थान का। इसको याद रखे रहना, ठीक है। फ्लैगशिप स्पीसीज कहीं ना कहीं इसे कंसिडर किया जाता है बेसिकली, जो ग्रासलैंड स्पीसीज होते हैं उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। जो कि रिप्रेजेंट करता है हेल्थ ऑफ ग्रासलैंड इकोलॉजी, जो ग्रासलैंड इकोलॉजी है उसके हेल्थ को यह दर्शाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्टेट राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। कुछ पॉपुलेशन हमें इसका महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, कर्नाटका में देखने को मिलता है, साथ ही साथ जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे भी देखने को मिलता है। कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में आता है। कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज में CMS बेसिकली क्या है, इसमें अपेंडिक्स फर्स्ट में आता है। और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, इसके भी अपेंडिक्स फर्स्ट में ही आता है, ठीक है, शेड्यूल फर्स्ट में आता है। मस्क डियर क्या होता है, हैबिटाट इसका अगर हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में भी देखने को मिलता है, उत्तराखंड में देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, सिक्किम में देखने को मिलता है, कुछ स्पीसीज इसके हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस में क्या है, IUCN स्टेटस बेसिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। रेड पांडा स्टेट एनिमल है, कहाँ का, सिक्किम का। जो हमारा एक स्टेट है सिक्किम, वहाँ का स्टेट एनिमल है, ठीक है। अगर देखें तो ये कहाँ है, इंडेमिक है टू द टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ हिमालय, ऐसे है ना। इंडिया इंडिया यहाँ पे ना कुछ टेम्परेट में है, कुछ ट्रॉपिकल में है। तो बेसिकली ये इंडेमिक है जो टेम्परेट फॉरेस्ट है हिमालय के वहाँ पे, ठीक है। हैबिटाट की बात करें तो ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, सिक्किम में, असम में, नॉर्थ ईस्टर्न जो अरुणाचल प्रदेश है बेसिकली वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। थ्रेट इनको बेसिकली क्या थ्रेट पोज कर रहे हैं हम, देखो हैबिटाट लॉस, जो हैबिटाट लॉस है, फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशन उसमें भी जो देखने को मिलता है, पोचिंग होता है इनका बहुत सिग्निफिकेंट लेवल पे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से भी कहीं ना कहीं ये थ्रेट फेस कर रहे हैं, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस में ये इंडेंजर्ड है, और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 उसके शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं, ठीक है। एशियाटिक वाइल्ड एस, हम एशियन वाइल्ड एस के भी नाम से जाते हैं, इंडियन ऑनगट के नाम से भी जाते हैं, ठीक है। गुड़कुर भी जानते हैं, कुर भी जानते हैं, गुजराती लैंग्वेज में बेसिकली इसे बोलते हैं। अब इसका जो हैबिटाट है उसको देखें तो कहाँ मिलते हैं, बेसिकली वेस्टर्न घाट हो गया हमारा, ठीक है। सदर्न जो पाकिस्तान है वहाँ पे, जैसे प्रोविंस ऑफ सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, साउथ ईस्टर्न इराक, ईरान में भी बेसिकली इसको देखा जाता है एशियाटिक वाइल्ड एस को, ठीक है। IUCN स्टेटस देखें तो करंटली नियर थ्रेटेंड है। अर्लियर देखें तो इसे इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया था, लिस्टेड अंडर इंडेंजर्ड कैटेगरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है हमारा। यहाँ पे डिफरेंस पूछा है बिटवीन एंटेलोप्स और एक हो गया चीरू में। देखो चीरू क्या है ना, एक इसे तिब्बतियन एंटेलोप्स भी बोलते हैं बेसिकली। ये इंडेमिक होता है तिब्बतियन प्लेटू में, ठीक है। तिब्बतियन प्लेटू में बेसिकली ये इंडेमिक है। और जो ओरेक्स है ये हमें जनरली जो डेजर्ट एरियाज होते हैं बेसिकली उसके नियर अबाउट में देखने को मिलता है, ठीक है। इसका अगर देखें तो जो ओरेक्स है इज एडेप्टेड टू लिव इन हॉट एंड एरिड एरियाज, wherein Chiru is adapted to live in steppes, semi-arid desert of cold high mountains। देखो स्टेटमेंट में फर्स्ट ही हमारा सही है, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या है, ओरेक्स इज पोस्ट फॉर इट्स एंथर वेयर चिरू इज पोस्ट फॉर इट्स मस्क, ठीक है, गलत है बेसिकली। ओरेक्स एग्जिस्ट इन वेस्टर्न इंडिया ओनली, ओनली आ गया, दिस इज एक्सट्रीम वर्ड, ठीक है। वेयर चिरू एग्जिस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ओनली, ये भी गलत, दोनों ओनली ओनली आ गया तो ऐसे एग्जिस्ट स्टेटमेंट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया। तो ये गलत अगर हुआ तो इसमें से देखो नन ऑफ द स्टेटमेंट 1 A B C, अब ये तो पहले से गलत है क्योंकि हमारा स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट जो है वह सही है, ठीक है।
देखो यहाँ पे ओरेक्स इज एडेप्टेड टू लिव इन हॉट एंड एरिड एरियाज, वेयर चीरू इज एडेप्टेड टू लिव इन स्टेपेज एंड जो सेमी एरिड एरियाज होते हैं वो बेसिकली कोल्ड हाई माउंटेन्स के, ठीक है। चीरू ऑल्सो लेन एज तिब्बतियन एंटेलोप, ठीक है, इंडेमिक है कहाँ पे, तिब्बतियन प्लेटू में। जो तिब्बतियन एंटेलोप्स होते हैं बेसिकली इनहेबिट्स ओपन एल्पाइन एंड कूल स्टीपीज एनवायरनमेंट बिटवीन कहाँ पे, लगभग 3250 से 550 मीटर तक, ठीक है, एलिवेशन अगर इसको देखें तो, ठीक है। क्या सिचुएशन आईयूसीएन नियर थ्रेटेंड है। और जो ओरेक्स होता है, ओरेक्स जीनस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 4 लार्जेस्ट एंटेलोप स्पीसीज ऑफ ओरेक्सिस, ठीक है। ओरेक्स स्पीसीज प्रेफर नियर डेजर्ट कंडीशन। जो डेजर्ट कंडीशन होता है, जैसे थार डेजर्ट ही ले लो, ठीक है, वहाँ के उसके नियर अबाउट में बेसिकली प्रीफर करते हैं वहाँ पे रहना, ठीक है। कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर इस सिचुएशन में रह रहे हैं, डेजर्ट एरियाज में रह रहे हैं, ऑब्वियसली दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आईयूसीएन का देखें तो 2011 में इट वाज डाउन लिस्टेड फ्रॉम इंडेंजर कैटेगरी टू वनरेबल, वनरेबल में डाउन लिस्टेड कर दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इसमें पूछा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्लैक क्रेन नेक, चीता हो गया, फ्लाइंग स्क्वायरल हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया, इनमें से कौन सा नेचुरली फाउंड होता है इंडिया में। ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये सही है, इंडिया में मिलता है, ठीक है। फ्लाइंग स्क्वायरल भी मिलता है बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। स्नो लेपर्ड भी हमें लद्दाख उद्दाख रीजन में देखने को मिलता है। अगर देखें तो नेचुरली फाउंड होते हैं। चीता अगर देखें तो 1951 में इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया था, ठीक है। तो इंडिया में नेचुरली फाउंड नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो फोर्थ थर्ड फोर्थ हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, ब्लैक नेक्ड क्रेन इज स्टेट बर्ड ऑफ कहाँ का, लद्दाख। लद्दाख का एक स्टेट बर्ड है, ठीक है। देयरफॉर इट इज ought to be naturally found in India at high altitude, हाई एल्टीट्यूड में मिलता है। चीता आर बिलीव टू हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम द कंट्री व्हेन महाराजा रामानुज प्रताप सिंह दियो ऑफ कोरिया हंटेड एंड शॉट द लास्ट थ्री रिकॉर्डेड एशियाटिक चीता इन 1947 में, ठीक है। अगर देखें वेरियस जो स्पीसीज है फ्लाइंग स्क्वायरल का, वो नेचुरली फाउंड होते हैं इंडिया में, इंडिया में नेचुरली मिलते हैं। अगर फ्लाइंग स्क्वायरल का हम देखते हैं, उसके बाद क्या था हमारा स्नो लेपर्ड, हमें जियोग्राफिकल रेंज का इनकम्पास कहाँ कहाँ मिलता है, वेस्टर्न हिमालय जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। ईस्टर्न हिमालय में अगर देखें तो उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड ये तो वेस्टर्न हिमालय में ही आएगा, यहाँ से मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ईस्टर्न हिमालय में जैसे सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। और जो स्नो लेपर्ड कैपिटल बेसिकली माना जाता है वो है वर्ल्ड का हेमिस लद्दाख रीजन, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था हमने देख लिया। अब हमारा आएगा 2013 का, तो अब 2013 का हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबा हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।